हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उससे चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो हमने पढ़ ली थी। इसमें हम पढ़ने वाले इस वीडियो में कुछ पहले हम जो है ग्लैंड जो क्या क्या वो सिक्रीट करती हैं। कुछ ग्लैंड्स होती है जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, वो क्या सिक्रीट करती हैं आपकी, और ये उसके बाद ये काफ़ी सारी हमने ग्लैंड्स म्यूकस नेक्सल्स हो गई, ये मतलब सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल जूस हो गया और ये पैनक्रेटिक जूस, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं, ये एनसीईआरटी में प्रॉपर अलग से नहीं दिया हुआ है कि बाद में हम इसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। पहले इसको इसमें से पढ़ लेते हैं अलग से, ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना आए। और आपको जो है ये जो है लिख सकते हैं आप साथ साथ में, ताकि आपको जो है याद करने में ईजी हो। ये जो है लिखने का यही मकसद है कि इससे जो है आसानी से याद हो जाएगा। बुक में आपके ज़्यादा जो है कंजेस्टेड लिखा हुआ है, तो बीच बीच में कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है डाइजेशन ऑफ फूड वाले टॉपिक में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। बट पहले इसमें एक बार अच्छी तरह से अलग से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, अगर आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक नहीं पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड ये क्या क्या यहाँ से निकलता है, किस में होती है? सबसे पहले हम स्टमक में देखते हैं। ये स्टमक में जो है पाई जाती हैं ये। तो सबसे पहले कौन सी होगी? पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। अब देखते हैं क्या क्या रिलीज करती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके जो स्टमक का म्यूकोसा, उस स्टमक आपका म्यूकोसा हमने पढ़ा था, इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसके पास क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है म्यूकोसा ऑफ स्टमक के पास, और ये जो है रिलीज करती हैं अलग अलग टाइप के जो है 3 मेजर टाइप्स के सेल्स जो है रिलीज करते हैं। सबसे पहले कौन सी रिलीज करती है? जो स्टमक में होती है, जो कि म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसके पास, जो कि रिलीज करती हैं 3 टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स के सेल्स। सबसे पहले कौन सा होता है? पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। सबसे पहले कौन से हो गए? पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो है होते हैं। जो सबसे पहले पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? HCl का रिलीज करते हैं। जो HCl बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HCl जो है रिलीज करते हैं, जो एंटी बैक्टीरियल का जो है फंक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल का जो है फंक्शन करते हैं। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया वगैरह को जो है थोड़ा बहुत मारने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम को जो है प्रोवाइड करते हैं। एनवायरनमेंट एसिडिक मीडियम हमें चाहिए होता है स्टमक में, तो वो जो है प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो आपका इनएक्टिवेट प्रोटीन जो है होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन हो गया, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये इनएक्टिव प्रोटीन हो गया, इसको जो है एक्टिव जो है एक्टिव में कन्वर्ट करता है HCl। प्रोरेनिन हो गया, उसको रेनिन में करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एंटीबैक्टीरियल का फंक्शन करता है, और इनएक्टिव प्रोटीन को जो है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो एक्टिव जो है कर देता है। ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना कोई एंजाइम अगर एक्टिव ही नहीं होगा, वो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, भले ही खाना आ जाए स्टमक में, एक्टिव नहीं होगा तो काम कैसे करेगा अपना। इसलिए जो है HCl बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। और इस HCl का जो एक और फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको जो है एनीमिया हो जाएगा। मतलब क्या हो जाए एनीमिया? मतलब कि आपकी जो है ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये क्या करता है? जो Fe3+ है उसको Fe2+ में जो है कन्वर्ट करता है। Fe3+ की स्टेट है जो Fe2+ में जो है स्टेट में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या करता है? Fe2+ जो हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है, जो कि Fe2+ की स्टेट में जो है पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के पास जो आयरन, उसका आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? Fe2+ की स्टेट, Fe तो होता ही है आयरन, लेकिन 2+ की स्टेट में जो है पाया जाता है। 3+ की स्टेट से लेकर 2+ की स्टेट में जो है कन्वर्ट कर देता है HCl। अगर 2+ की स्टेट में ही जो है फिर आगे जो ऑक्सीजन जो आयरन से कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन के अंदर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर मान लीजिए Fe3 से Fe2+ हुआ ही नहीं कन्वर्ट हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का Fe3 स्टेट से Fe2+ स्टेट में, तो क्या होगा कि आगे हीमोग्लोबिन जो है आगे Fe2+ स्टेट नहीं होगी, आयरन नहीं होगा, तो उससे जो है ऑक्सीजन कंबाइन आयरन से ही करेगी हीमोग्लोबिन में, तो आगे कन्वर्ट नहीं हो जो है इससे अटैच ही नहीं होगी, ऑक्सीजन जो अटैच ही नहीं होगी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें जो है ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड में जो है RBCs मरने लगेंगी, जब अगर मान लो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से तो जो इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट का रिलीज करते हैं। सबसे पहला HCl जब हमने पढ़ा। इसके बाद कौन सा हम पढ़ेंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब कुछ जो है फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करती है। विटामिन B12 इंटेस्टाइन से जो है विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करती हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। और ये जो विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है? ये क्या करते हैं? RBC की मैच्योरेशन में हेल्प करती है। आपको पता होगा कि जब इमेच्योर होती है RBC, जैसे हो गई, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब RBC मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद क्या करता है?
ये जो है मैच्योर कैसी होती है, विटामिन B12 की वजह से जो है मैच्योर होती है। तो मैच्योर होने के बाद इनका जो है न्यूक्लियस जो है खत्म हो जाता है। क्यों इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता फिर मैच्योर होने के बाद? फिर उससे क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो न्यूक्लियस नहीं पाया, क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनमें क्या होता है, फिर ऑक्सीजन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे जो है बाइंड कर सकेगी आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ, जो यहाँ पे अच्छी तरह से बाइंड कर पाएगी, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बाइंड कर पाएगी। यही हमें इसलिए जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये क्या करता है, विटामिन B12 ही इनको जो है मैच्योर करता है आरबीसीज को हमारी बॉडी में। तो विटामिन B12 की वजह से ही मैच्योरेशन होगा। अगर इमेच्योर रह जाएंगी तो उसमें न्यूक्लियस होगा, जिससे अच्छी तरह से जो है काफ़ी कम ऑक्सीजन जो है बाइंड होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये वाला देख लीजिए, इंट्रिंसिक फैक्टर ये हो गया, ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ये जो है यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया कोई आपका, और ये विटामिन B12 उसके साथ जो है कंबाइन हो गया, ऐसे इसके साथ जो है कंबाइन हो गया, ये एसोसिएशन इन्होंने बना लिया आपस में। तो आई होप को क्लियर हुआ होगा। तो ये तो आगे का पॉइंट है, इसको भी छोड़ दीजिएगा फिलहाल के लिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन आपका जो पाया जाता है किसमें, इन कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कॉमन बाइल डक्ट को, क्या कॉमन बाइल डक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, डक्टस कॉलिडोकस मैंने आपको पढ़ाई थी। जो है लीवर में जो नीचे गॉल ब्लैडर के पास जो है होती है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट जाके जो है बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जब जो डक्ट फ्रॉम लीवर सिस्टिक डक्ट और डक्ट फ्रॉम लीवर से और डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट ये आपस में मिल जाती है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो ये तो समझ आ ही जाएगा, ये मुझे लगा कोई दूसरा है, ये आपको समझ ही आ जाएगा। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इसमें जो है पाया जाता है, जो क्या करता है, विच एंश्योर्स फिलिंग ऑफ बाइल इनसाइड द गॉल ब्लैडर। जो क्या करता है कि बाइल को जो है अंदर जो है भरने के लिए जो है हेल्प करता है, मतलब ये इसकी वजह से जो है बाइल भरता है गॉल ब्लैडर के अंदर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की वजह से ये इसे प्रेशराइज करता है, आगे जो है श्योर करता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कि इसके अंदर बाइल जो है भर जाए गॉल ब्लैडर के अंदर। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्लियर हुआ होगा, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स हो गया, ये हमने पढ़ लिया HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। सेकंड वाला देखते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी में है तो, बट इतनी अच्छी तरह से जो है लिखा नहीं हुआ एक्यूरेटली, तो इसलिए हमें जो एनसीईआरटी सीधा पढ़ने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को भी, तो पहले इसको देख लीजिए। सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे आपका पेप्टिक सेल्स और या फिर चीफ सेल्स। दूसरे नंबर पे कौन सा लीज करते हैं, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स हम कह सकते हैं, कोई भी नाम कह लीजिए। और वो कौन से थे, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं पेप्टिक और चीफ सेल्स में क्या क्या जो है फंक्शन है इसके। ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मेक्स इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करता है, इसमें जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो इसमें पाया जाता है, जो कि HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है इसमें, प्रोरेनिन होता है इसमें एंजाइम, और एक पेप्सिनोजन एंजाइम होता है इसमें। पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स ये जो है इनएक्टिव प्रोटीन को जो है रिलीव बनाते हैं। ये जो इनएक्टिव प्रोटीन्स को बनाते हैं, एक्टिव नहीं इनएक्टिव को बनाते हैं। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म की होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोरेनिन, रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन, और ये एक्टिव फॉर्म होगी रेनिन। और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन कर, ये एक्टिव फॉर्म होगी पेप्सिन। तो किसकी वजह से ये एक्टिव होंगे, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, HCl की वजह से जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, प्रोरेनिन रेनिन में और पेप्सिनोजन पेप्सिन में। अब ये दोनों एक्टिव होने के बाद काम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेशन में जो है ये हेल्प करेंगे। आपके रेनिन और पेप्सिन आपके प्रोटीन डाइजेशन में जो है हेल्प करेंगे। कौन, रेनिन और पेप्सिन। ये जो रेनिन है आपका, ये जो है इन्फेंट्स में जो है पाया जाता है, ये जो है एडल्ट्स में जो है रेनिन जो है नहीं पाया जाता, इन्फेंट्स में पाया जाता है। किसके लिए, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। इन्फेंट्स में सिर्फ इसलिए पाया जाता है क्योंकि एडल्ट्स में जो आपका ये पेप्सिन है, ये अच्छी तरह से जो प्रोटीन का डाइजेशन और जो है मिल्क प्रोटीन का ये जो है डाइजेशन जो है कर सकता है अच्छी तरह से। आप देखते भी होंगे जब बच्चे जो उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो एकदम से दूध सा निकल के आता है, तो ये उसी वजह से ही। तो रेनिन क्या जो है इन्फेंट्स में जो मतलब बच्चों में जो है पाया जाता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन करता है ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा वाला पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, प्रोरेनिन को रेनिन में, HCl की प्रेजेंस में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए HCl का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। HCl के बिना जो कुछ नहीं होगा। तो देखिए आगे आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस या फिर नेक्सल्स, को एक ही नाम है ये, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन आपको याद दोनों रखने के रहेंगे क्योंकि नीट में या फिर आपके स्कूल में तो ये चैप्टर कट ही गया है, क्योंकि हाँ ये वाला चैप्टर आपका स्कूल में कट गया है, स्कूल के लिए आपको नहीं करना है। नीट में अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है इससे। आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखें, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको जो है ज़रूर कीजिएगा। तो म्यूकस या फिर नेक्सल्स हम कह सकते हैं, कोई भी नाम देख लीजिए, इनको दोनों नाम को याद रखना। नीट से जो कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करते हैं, म्यूकस को जो है सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे जैसे स्टमक हो गया आपका, इसकी लाइनिंग को यहाँ पे जो है म्यूकस क्या करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। यहाँ पे जैसे यहाँ ये हो गया स्टमक आपका, इधर जो है ये आपका स्टमक हो गया,
ये आपका स्टमक होगा, मान लीजिए, डायग्राम पे अभी मत जाइएगा, ये मान लीजिए स्टमक हो गया आपका। यहाँ पे जो है एक लाइनिंग हो जाती है म्यूकस की, यहाँ पे एक लाइनिंग हो जाती है म्यूकस की, जिसे म्यूकस की जो है लाइनिंग होती है, यहाँ पे एक लाइनिंग होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, किससे, HCl से, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिड है उसमें, तो हमें हमारे स्टमक को जो हार्म कर सकता है, आपको पता होगा, क्योंकि एसिडिक है तो हार्म कर सकता है हमारे स्टमक को। लेकिन क्या होता है यहाँ पे किसकी लाइनिंग होती है, जो है म्यूकस की, जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टमक को HCl से, तो इसका ये फंक्शन है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, म्यूकस नेक्सल्स, तो म्यूकस से म्यूकस आप याद रख सकते हैं, म्यूकस म्यूकस। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, जो कि म्यूकोस ऑफ स्टमक से जो है उनके पास जो है पाई जाती हैं, जो कि 3 मेजर टाइप्स के सेल्स निकालती हैं। 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं यार, वो क्या क्या निकालते हैं हमने ये पढ़ा। इनको जो है ज़रूर जो है लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिएगा इनको ज़रूर। तो देख लीजिए, ये वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, तो ये देख लीजिए, इनको आप जो है लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनके बिना आपको जो है आगे वाला मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन का, किस तरह से होता है हर एक पार्ट में डाइजेशन, तो वो समझ नहीं आएगा आपको, तो इसको ज़रूर जो है लिख लीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें एक बार पहले लिख लीजिए इसको भी, फिर मैं आपको इसको भी समझाता हूँ, इंटेस्टिनल वाला और पैनक्रियाटिक जूस वाला। तो ये बाइल, ये जो है हिपैटिक लोब्यूल वाला हो गया, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में लीवर में पढ़ा था। अब देखते हैं आगे, इंटेस्टिनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। अब इसको आगे पढ़ते हैं। इंटेस्टिनल जूस, जो इंटेस्टाइन से जो है जूस निकलता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन से जो है जूस निकलता है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा इतना, तो अभी इतना ही समझिए आप। अब देखते हैं इंटेस्टिनल जूस का जो दूसरा नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है इसका, सक्कस एंटेरिकस। इसके इसके पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में है तो ये सारी चीज़ें हैं, बट काफ़ी जो है शॉर्ट में और अच्छी तरह से इलेबोरेट करके नहीं दी हुई है, यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने लिखी हुई है, कंजस्टेड हो जाता है उससे। तो देखते हैं अल्कलाइन पीएच, पीएच कैसा होता है इसका, अल्कलाइन होता है। कैसा पीएच, अल्कलाइन पीएच होता है इसका। अब इसमें अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है निकलते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें से एंजाइम निकलते हैं इंटेस्टिनल जूस, या फिर हम सक्कस एंटेरिकस कुछ भी कह सकते हैं, एक ही नाम है, बट सक्कस एंटेरिकस भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में जो है क्वेश्चन मेनली उससे ही आएंगे जो आपको चीज़ें कन्फ्यूज़ करेंगी, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कौन कौन से कार्ब्स के, मतलब कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम हो गए, माल्टोज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, ये इसमें जो है निकलते हैं। कौन कौन से, इसको ये जब याद रखिएगा, इसका फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे, किसमें क्या कन्वर्ट, इनका कहाँ काम आता है, मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, याद रखिएगा। स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा, आपने माल्टेज की जगह माल्टोज कर दिया, ए की जगह ओ लिख दिया, तो सारा जो है काम गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि माल्टोज जो है मेन जो है प्रोडक्ट जो है होता है, जिसकी माल्टोज जो है माल्टेज की प्रेजेंट में आगे कन्वर्ट होता है, तो इसको मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, बट इसको ध्यान से लिखिएगा। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से निकलते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। प्रोटीन के लिए अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। लिपिड के लिए इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल के हम बारे में पढ़ रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस, तो इंटेस्टिनल लाइपेज और लगा दीजिएगा, लिपिड्स लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड ये आपके खाने में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्ब, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड भी जो है पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब हो गए, जो कि न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये जो एंजाइम रिलीज करते हैं। इनके पास कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, किसके लिए कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो कार्ब्स के लिए माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, प्रोटीन के लिए अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और आपके लिपिड्स के लिए इंटेस्टिनल लाइपेज, और आपके न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आगे देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ एक और जो होता है एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एंटीरोकाइनेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्यों, क्योंकि इससे कोई भी एंजाइम वगैरह जो है नहीं निकलती, ये सिर्फ क्या फंक्शन करता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन को जो है एक्टिव कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एंजाइम। नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कुछ भी डाइजेशन के लिए हेल्प नहीं करता, बट ये सिर्फ एक फंक्शन करता है, एक्टिव ट्रिप्सिनोजन, जो कि आगे फर्दर फिर ट्रिप्सिनोजन, ये आगे लिखा हुआ है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इनको जो है आगे फिर ये ट्रिप्सिनोजन जो एक्टिव हो जाता है, यही जो आगे काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को ही जो आगे जो है एक्टिव करता है। तो अगर ट्रिप्सिनोजन का ही जो है एक्टिवेशन नहीं होगा, तो आगे काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी आगे जो है एक्टिव नहीं होंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको याद रखिएगा। नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट इंपॉर्टेंट रोल किस में है, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन, जो कि ट्रिप्सिन में आगे जो है इसको एक्टिवेट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस, अब पैनक्रियाटिक जूस में 7.8 जो है पीएच होता है, मतलब बेसिक के करीब जो है, बेसिक जो है होता है 7.8 पीएच होता है।
एल्कलाइन के लिए, एल्कलाइन बेसिक नहीं। तो आगे देखते हैं इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। एंजाइम्स देखते हैं अब इसकी बारी। अब कौन से वाले पढ़ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और क्या रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और पिछले वाले में क्या था, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। प्रोटीन्स तो पिछले वाले से भी जो है अच्छी तरह से जो है करके चाहिएगा, याद करते हुए अगर लिंक बना के चलेंगे और अच्छी तरह से याद होगा आपको। इसमें क्या होगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होगा प्रोटीन के लिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और पिछले वाले में क्या था, अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। लिपिड्स के लिए क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज या फिर स्टिएप्सिन। हमने पिछले में पढ़ा था इंटेस्टिनल वाले में इंटेस्टिनल लाइपेज पढ़ा था। इसमें क्या होगा, पेनक्रियाटिक में पेनक्रियाटिक लाइपेज, लेकिन इसका एक और नाम है स्टिएप्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिएप्सिन, STEAPSIN, स्टिएप्सिन इसका दूसरा नाम है। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और पिछले में क्या था, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे जो आप देखिए लिख सकते हैं, क्या लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारे देख लीजिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होंगे। तो ये सारे जो आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप इन सारे एंजाइम्स को जो है याद कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इन एंजाइम्स को जो याद करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एंजाइम। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसमें जो है कंजस्टेड था, मैंने आपको अलग से लिख के बता दिया। मैकेनिज्म को भी जो है इस तरह से ही हम पढ़ेंगे, एक बार लिख के एक जगह मैंने लिखा हुआ है, तो उसको भी एक जगह पहले इस तरह से हम देखेंगे, समझेंगे, फिर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।